लोगों की राय भी आपको दिखाएंगे, लेकिन उसके पहले देश दुनिया की कुछ बड़ी खबरें। और पहली खबर उत्तर प्रदेश की। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने उत्तर प्रदेश में 69,000 सहायक शिक्षक पद पर हुई भर्ती के रिजल्ट को नए सिरे से जारी करने का आदेश दिया है। बेसिक शिक्षा अधिकारी को, जी हां, बेसिक शिक्षा विभाग को 3 महीने में ही नई चयन सूची जारी करने के आदेश दे दिए। हाईकोर्ट के इस आदेश से उत्तर प्रदेश को बड़ा झटका लगा है। नई सूची बनते ही बीते 4 साल से उत्तर प्रदेश में बतौर सरकारी टीचर सेवाएं दे रहे हजारों शिक्षक नौकरी से बाहर हो जाएंगे। 1 जून 2020 को यूपी में सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी किया गया था। इस रिजल्ट में सामान्य वर्ग की कट ऑफ 67.11% और ओबीसी की कट ऑफ 66.73% ही रही थी। अब हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि नई सूची आने के बाद वर्तमान में काम कर रहे टीचर्स को पद से बाहर किया जाएगा। हालांकि ये टीचर्स मौजूदा शैक्षिक सत्र में काम करते रहेंगे और अप्रैल 2025 के बाद ही इन्हें बाहर कर दिया जाएगा। यूपी सरकार में जनवरी 2019 में 69,000 पदों पर टीचर्स की भर्ती हुई थी। इस भर्ती में 1,40,000 अभ्यर्थी पास हुए थे, जिन्हें मेरिट के आधार पर ज्वाइनिंग दी गई थी। अभ्यर्थियों ने रिजल्ट जारी होने के बाद 4 महीने बाद करीब 19,000 पदों पर आरक्षण घोटाला होने के आरोप लगाए थे। अभ्यर्थियों का आरोप था कि ओबीसी को 27% की जगह सिर्फ 3.86% ही आरक्षण दिया गया, जबकि एससी को सिर्फ 16.2% आरक्षण दिया गया। सरकार ने कहा है कि 31,228 अभ्यर्थियों का चयन ओबीसी वर्ग से हुआ है। अब हाईकोर्ट के फैसले के बाद 69,000 शिक्षक जो कि 4 साल से नौकरी कर रहे हैं, उन पर बाहर होने की तलवार लटक रही है। इस बीच सूत्रों के हवाले से खबर है कि उत्तर प्रदेश सरकार हाईकोर्ट की डबल बेंच के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकती है। इस खबर पर अभिषेक इस वक्त लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए, उनके पास चलेंगे। अभिषेक, का यहाँ पर तमाम सारे संकेत तो नजर आ रहे हैं, लेकिन इस फैसले का असर सरकार पर क्या पड़ेगा? बिल्कुल बड़े झटके की तरह इसको देखा जा सकता है, क्योंकि 69,000 शिक्षक भर्ती मामला बड़े लंबे समय तक राजनीतिक रूप भी लेता रहा और उसके बाद आखिरकार ये भर्ती प्रक्रिया पूरी हुई। 2020 में जब ये भर्ती प्रक्रिया पूरी हुई, तभी से ही कई बार ये आरोप लगे कि पूरी भर्ती प्रक्रिया में कट ऑफ से लेकर जो आरक्षण था या जो पूरा सिस्टम अपनाया गया था, उसमें कई विसंगतियां थी। इसको लेकर कई अभ्यर्थी लगातार आंदोलन भी कर रहे थे, लेकिन क्योंकि भर्ती प्रक्रिया पूरी हो चुकी थी, लिहाजा सभी लोग अपनी नौकरी यानी कॉल लेटर आने के बाद नौकरी ज्वाइन कर चुके थे। अब क्योंकि डबल बेंच की तरफ से इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच की डबल बेंच ने इस पूरे मामले पर अपना फैसला सुनाया कि 3 महीने के भीतर बेसिक शिक्षा विभाग को दोबारा रीएवेलुएट करके ये पूरा रिजल्ट घोषित करना है। और अब 4 साल से नौकरी कर रहे बड़ी तादाद में ये शिक्षक भी पूरी तरह बेरोजगार होने के आसार हैं। लिहाजा ये साफ है कि आने वाले दिनों में बड़ी कोर्ट की तरफ रुख किया जा सकता है, यानी हायर कोर्ट की तरफ सरकार की तरफ से रुख किया जा सकता है पूरे मामले को लेकर। और क्योंकि 3 महीने का वक्त दिया गया है, तो देखना होगा कि आगे कोर्ट में किस तरह की, जो अगर हायर कोर्ट में अपील करती है सरकार, जी देखना पड़ेगा कि आखिर सरकार इसको लेकर किस तरह से हाई कोर्ट में अपील करती है। बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक आपका। करेंगे आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में 90 सीटों के लिए 3 चरणों में वोट डाले जाएंगे। पहले चरण में 18 सितंबर को वोटिंग होगी, 25 सितंबर को दूसरे चरण का मतदान होगा और तीसरे चरण में 1 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने के बाद यह पहला विधानसभा चुनाव होगा। केंद्र शासित प्रदेश में 74 सीट सामान्य वर्ग से हैं, जबकि 7 सीट अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व की गई हैं। 9 सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए रिजर्व की गई हैं। इस बार प्रदेश में 87,08,000 वोटर अपने मत का प्रयोग करेंगे। भारत के इतिहास में यह पहली बार होगा जब जम्मू कश्मीर में सरकार 5 साल के लिए चुनी जाएगी और इन चुनावों में जम्मू कश्मीर का कोई अलग झंडा भी नहीं होगा। इसके पहले जम्मू कश्मीर एकमात्र राज्य था जिसमें सरकार 6 साल के लिए चुनी जाती थी। 90 सीट वाले जम्मू कश्मीर में बहुमत का आंकड़ा 46 सीट का होगा, यानी कि जो भी पार्टी या गठबंधन 46 सीट जीतेगा वही सरकार बनाएगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एक और खबर की। रूस और यूक्रेन की जंग में अब रूस बैकफुट पर नजर आ रहा है। यूक्रेन की सेना लगातार रूस के अंदर घुसती नजर आ रही है और बड़े इलाके पर कब्जा कर चुकी है।
यूक्रेन का दावा है कि उसकी सेना रूस में 35 किलोमीटर अंदर तक जा चुकी है और बीते 10 दिनों में यूक्रेन ने रूस के 82 गांवों पर कब्जा कर लिया है। रूस के सुजदा इलाके में तो यूक्रेन का कमांडेंट सेंटर भी खुल गया है। यूक्रेन के हमले के बाद रूस में 2 लाख से ज़्यादा लोग अपना घर छोड़ चुके हैं। रूस के कुर्स्क इलाके में 8 अगस्त को ही इमरजेंसी घोषित कर दी गई थी। इसके बाद अब बेलगोराद में भी इमरजेंसी घोषित की गई है। रूस को डर है कि यूक्रेनी सेना का अगला टारगेट बेलगोराद में ही होगा और यहां से 11,000 लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेजा गया है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद ये पहला मौका है जब रूस ने जंग में अपनी ज़मीन गंवाई है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का कहना है कि वो रूस के इलाकों पर कब्जा नहीं करेंगे और इन इलाकों को बफर जोन बनाएंगे, यानी कि वो इलाके जिन पर ना तो यूक्रेन और न ही रूस का दावा होगा। इस बीच भारतीय दूतावास ने भी अपने देश के नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की है। मास्को में भारतीय दूतावास से कहा गया है कि बेलगोराद और कुर्स्क इलाके, साथ ही ब्रायंस्क इलाकों में रहने वाले भारतीय तुरंत सुरक्षित जगहों पर चले जाएं। और बात करते हैं अगली खबर की। जी हां, जापान के पूर्वी तट से बेहद शक्तिशाली एम्फिल तूफान टकराया है। तूफान के टकराने की वजह से 215 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। इस तूफान को खतरनाक श्रेणी का बताया गया है। एम्फिल की वजह से राजधानी टोक्यो समेत जापान के पूर्वी इलाकों में तेज हवाएं और बेहद भारी बारिश हो रही है। इस तूफान की वजह से 4 लाख लोग सीधे प्रभावित हुए हैं। तूफान के चलते कुशिमा प्रांत के इवाकी शहर में 3.25 लाख लोगों को सुरक्षित स्थान पर भेजा गया, जबकि मोबारा शहर में भी करीब 20,000 लोगों को सुरक्षित जगह शिफ्ट किया गया है। टोक्यो और नागोया के बीच सभी बुलेट ट्रेन सेवाएं रद्द कर दी गई हैं। एएनए एयरलाइंस ने 281 डोमेस्टिक और 54 इंटरनेशनल फ्लाइट रद्द की है। वहीं जापान एयरलाइंस ने भी 281 डोमेस्टिक और 38 इंटरनेशनल फ्लाइट रद्द की हैं। कई शहरों में रेस्टोरेंट और डिपार्टमेंटल स्टोर भी बंद कर दिए गए हैं। जापान में मई से नवंबर के महीने का टाइफून सीजन कहा जाता है और वैज्ञानिकों ने इस साल 21 तूफान आने की चेतावनी दी। आगे बात करते हैं पाकिस्तान की। पाकिस्तान की वायुसेना भारत के सामने नहीं टिक पाती है, लेकिन अब पाकिस्तान भारत से आगे निकलने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तानी एयरफोर्स के रिटायर्ड एयर कमांडर जिया अल हक शम्सी ने हाल ही में ये बयान देकर हलचल मचा दी है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान की ओर से 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू जेट के अधिग्रहण से अगले 12 से 15 साल तक भारत पर रणनीतिक रूप से अहम बढ़त मिलेगी। शम्सी का ये मानना है कि इस दौरान भारत की ओर से बराबरी की क्षमता हासिल करने की संभावना नहीं है, जिससे पाकिस्तान को क्षेत्र में राजनीतिक लाभ मिलेगा। इस साल की शुरुआत में पाकिस्तानी एयरफोर्स के चीफ ने घोषणा की थी कि पाकिस्तान चीन निर्मित F-31 स्टील्थ फाइटर जेट खरीदेगा। इसे J-31 के नाम से भी जाना जाता है। ये 5वीं पीढ़ी या मल्टी रोल स्टील्थ लड़ाकू विमान है, जिसे F-35 और अन्य उन्नत विमानों के साथ युद्ध लड़ने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह अधिग्रहण पाकिस्तानी एयरफोर्स के लिए एक बड़ा अपग्रेड होगा, जो उसके बेड़े को आधुनिक बनाएगा और हवाई युद्ध क्षमताओं को बढ़ाएगा। पाकिस्तानी मीडिया की कई रिपोर्ट में ये भी दावा किया गया है कि पाकिस्तानी पायलट FC-31 को चलाने के लिए चीन में ट्रेनिंग ले रहे हैं, जो दिखाता है कि पाकिस्तान इन फाइटर जेट्स को खरीदने के लिए कितना गंभीर है। हालांकि जितने जेट खरीदे जाएंगे, इसकी सटीक संख्या सामने नहीं आई है। FC-31 को अभी चीन की एयरफोर्स में भी शामिल नहीं किया गया, लेकिन यह चीन की नेवी में है। पाकिस्तानी एयरफोर्स में FC-31 क्षेत्र में संतुलन बिगाड़ सकती है। वहीं भारत के लिए ये टेंशन वाली बात होगी। FC-31 के रडार में न दिखने की क्षमता और हथियार प्रणालियां मिलाकर भारतीय वायुसेना के लिए एक बड़ी चुनौती हो सकती है। भारत के पास 4थी पीढ़ी के लड़ाकू विमान हैं और सुखोई और तेजस जेट के बेड़े को अपग्रेड किया जा रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय वायुसेना F-31 का मुकाबला करने के लिए 5वीं पीढ़ी का विमान खरीदने की योजना नहीं बना रही है और इसकी जगह भारत अपने खुद के एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट कार्यक्रम को आगे बढ़ाने पर काम कर रहा है। AMCA की योजना प्रगति में है, लेकिन अभी भी परिचालन तैनाती में कई साल लगेंगे। कहा जा रहा है कि AMCA विमान यदि वक्त पर भी बनेगा, तब भी ये एयरफोर्स के पास 2034 से पहले नहीं पहुंच पाएगा।
जो दोनों देशों की वायु सेनाओं के बीच एक बड़ा अंतर पैदा कर देगा। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि बड़ी खबर की। बड़ी खबर यह है कि कुश्ती के रिंग में फिर लौट सकती है विनेश फोगाट। विनेश ने सोशल मीडिया पर लिखा था, भावुक पोस्ट लिखी थी। उन्होंने कहा कि अभी मेरे अंदर बहुत कुश्ती बाकी है। विनेश पेरिस ओलंपिक से बाहर होने के बाद उन्होंने संन्यास ले लिया था। उन्होंने अपने सोशल मीडिया एक्स पर मां को लिखते हुए ये कहा था कि कुश्ती जीत गई और मैं हार गई। लेकिन अब जो सोशल मीडिया एक्स पर विनेश ने एक नया संदेश दिया है और वो नया संदेश दिया है कि विनेश अब संन्यास नहीं लेंगी, वो रिंग में वापस लौट सकती है।